इनकम फ्रॉम सैलरीज कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों ने बात कर ली है अबाउट द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। व्हेन डज सैलरी बिकम टैक्सेबल, कल हमने बात की थी ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, हमने ये सीखा था। ठीक है, अलग अलग जो आपके पास में इनकम के हेड्स हैं उन सब की टैक्सेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे आती है, ये आपको समझना चाहिए। तो सैलरी का रूल है कि इनकम ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। नोट ऑन क्यों नहीं हुआ ये? हम्म, ठीक है जी। तो ये हमने बात की थी, उसके बाद कई सारे ऐसे केसेस किए थे जहां पे ये रूल कभी कभी लगता है कभी कभी नहीं भी लगता। अरियर ऑफ सैलरी के बारे में बात की थी, जब आप काम कर लें और उसके आपको सैलरी ना मिली हो तो ड्यू हो चुकी होगी, मिली होगी नहीं, तो ऑब्वियसली वो कौन से बेसिस पे टैक्सेबल होगी? ड्यू बेसिस पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू बेसिस। एडवांस सैलरी, आपने काम किया नहीं पर सैलरी आपको मिल गई, ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं, ऐसे अपने मन के अंदर क्या कहना चाहिए, ख्याली पुलाव नहीं बनाने की, एडवांस सैलरी बहुत आराम से मिल जाती है ना। तो ऐसा बस हम फॉर द सेक ऑफ कंसेप्ट कर रहे हैं, यूजली ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? एडवांस सैलरी इज नॉट अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट। आप एक लंबे समय तक एक कंपनी के साथ में अपनी लाइब्रेरी वो दिखाइए, क्या कहते हैं, वफादारी। एक बात बताइए, कोई आदमी आपके पास आके जुड़ा, 1 महीना 2 महीना काम किया, बोले एडवांस सैलरी दे दो मेरे को 2 महीने की, दे सकते हो आप? वो छोड़ के चला जाए, आपको क्या पता, है ना। आपने उसको लिया तो सही, पर वो आपके साथ कितने दिन रहेगा? तो जब तक एक लंबे समय तक वो वफादारी आपके साथ नहीं करे, उसका केस जेन्युइन ना हो, जब तक आपने उसे पूरी तरह से चेक ना कर रखा हो, तब तक एडवांस सैलरी तो मिलने से रही। तो ये बहुत अनकॉमन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको एडवांस सैलरी मिल जाए तो क्या होगा? मिल जाएगी, काम किया नहीं होगा, ड्यू हुई नहीं, रिसीव पहले हो गई, तो वो ऑन द बेसिस ऑन द डेट ऑफ रिसीव ही हो जाएगी, क्या, टैक्सेबल। अब इस पॉइंट का यूज क्या? जैसे मान लीजिए ये साल चल रहा है आपका, ठीक है, मान लीजिए ये साल चल रहा है और मैं बात कर रहा हूं आपसे इन द मंथ ऑफ जनवरी, या फरवरी में आ गए, फरवरी में खड़े हैं, ये क्या है, फेब्रवरी। साल के कैसे चलता है, अप्रैल से मार्च तक। अब ये फरवरी में आके कह रहा है आपको कि मुझे 3 महीने की सैलरी दे दो, 3 महीने की सैलरी दे दो। यहां पे अभी ये फरवरी काम करेगा, ऐसा करते हैं इसको मार्च ले लेते हैं, मार्च के महीने में ही बात करते हैं, चलिए। मार्च के महीने में इसको सैलरी चाहिए, अप्रैल की, मई की, जून की। तो जब ये काम करता तो टैक्सेबल कब होता ये? अगर ये काम करता और ड्यू होती सैलरी, तो कब होती टैक्सेबल? सैलरी कब टैक्सेबल होती है? ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। ये आपसे मांग रहा है अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून कौन से साल है? नेक्स्ट ईयर के महीने हैं, अप्रैल, मई और जून। पर ये इसकी सैलरी कब मांग ले रहा है? तो ये सैलरी जो टैक्सेबल अगले साल होती, क्योंकि आज रिसीव हो गई, ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। अभी आपका करंट ईयर क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर, ये चल रहा है 24-25, 2025 चल रहा है। 25 खत्म हो जाएगा मार्च में, तो ये प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा। फिर ये मान लीजिए ये है 25-26, तो ये प्रीवियस ईयर 24-25 में तो जो सैलरी आपकी थी ठीक है, पर अगर आपने अप्रैल मई जून ऑफ 25-26 की सैलरी कब मांग ली, आज, तो सैलरी आपकी ये तो 12 महीने की रहेगी रहेगी, प्लस जो आपने ये 3 महीने की अप्रैल मई जून की मांगी है। हाँ जी, क्लास में रहा कीजिए आप, वैसी देर से शुरू होती है क्लास। चलिए, तो 12 महीने की तो सैलरी इनके पास में होगी इस साल की, पर इन्होंने क्या करा, 3 महीने की एडवांस सैलरी मांग ली। तो इनका बेसिकली क्या होगा, ये इन्होंने काम तो किया नहीं, तो ड्यू हुई नहीं थी, रिसीव हो गई। अब बताइए, ये 3 महीने की सैलरी मैं इस महीने इस साल में काउंट करूं या इस साल में काउंट करूं? ये आपने काम तो किया नहीं, अगले साल की सैलरी है, पर आपको एडवांस सैलरी अभी मिल गई, क्यों, रिसीव हो गई। तो सैलरी कब टैक्सेबल होती है? ड्यू रिसीव विच एवर इज अर्ली, क्या है,
तो ये 3 महीने की सैलरी यहां काउंट हो जाएगी, आपको 15 महीने की सैलरी पे टैक्स देना पड़ेगा। ये अब 12 में से 3 महीने तो इधर चले गए, तो अब आपको यहां पे टैक्स देना होगा 9 महीने की सैलरी पर। मुद्दा समझ में आया? ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, ड्यू और रिसीव विचएवर इज अर्लियर के बारे में बात इसी वजह से हो रही थी। चलिए, तो अरियर ऑफ सैलरी हो गया, एडवांस सैलरी हो गया, सरेंडर ऑफ सैलरी हो गया। बताया था आपको, सरेंडर ऑफ सैलरी तभी हो सकती है जब आपने उसे एक्चुअली कमाया हो। जिस साल जिस महीने आपने काम ही नहीं किया, आप उसकी सैलरी कैसे सरेंडर कर पाओगे? नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद केसेस पढ़े थे हमने, सैलरीज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस ओनली। एडवांस सैलरी हो गई आपकी, तो एडवांस सैलरी तो जब मिलेगी तभी रिसीव बेसिस पे हो जाएगी टैक्सेबल, जैसे अभी आपको दिखाया। क्या दिखाया? जैसे ही रिसीव हुई उसी वक्त ही टैक्सेबल हो गई, क्योंकि काम तो किया नहीं था। ड्यू और रिसीव विचएवर इज अर्लियर में अर्लियर पड़ेगा ही क्या? रिसीव। इसके अलावा बोनस, बोनस भी आप कमाते नहीं है, सीधे अनाउंस होता है, तो आपको रिसीव बेसिस पे ही मिल जाएगा। नोटिस पीरियड सैलरी का भी कंसेप्ट समझाया था आपको, और सैलरी इंक्रीज विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पीछे से किसी कोर्ट ऑर्डर के द्वारा एक अरियर मिलने लगे आपको कि आपकी सैलरी बैक डेट से बढ़ाई जा रही है। जब आप काम कर रहे थे तब आप नहीं सोच रहे थे इस बारे में। ठीक है, तो हमेशा वो जैसे ही अनाउंस होगी, तो जब से रिसीव होना शुरू हो जाएगी तब से टैक्सेबल। ठीक है जी, चलिए। इसके बाद हमने किया था व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ सैलरी, सैलरी लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। आपको अगर कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ में क्या होता है? नॉर्मल केस, साल क्या चल रहा है आपका? प्रीवियस ईयर, अप्रैल टू मार्च। लास्ट डे ऑफ द लास्ट ईयर, लास्ट डे ऑफ द मंथ, अगर आपकी सैलरी ड्यू होती है तो उसी दिन, उसी महीने आपने काम किया, उसी महीने सैलरी ड्यू हो गई, तो क्या हुआ फिर? उसी महीने की आपकी सैलरी आपको उसी महीने मिल गई। तो अप्रैल की अप्रैल में, मई की मई में, मार्च की मार्च में, इस प्रकार। ठीक है, तो आपका साल क्या रहेगा? अप्रैल से मार्च। पर अगर आपका नेक्स्ट डे हो रहा है, तो मार्च की सैलरी आपको मिल रही होगी अप्रैल में, और इस मार्च की मिल रही होगी नेक्स्ट अप्रैल में, तो यहां से आप पीछे आ जाएंगे फेब, और मार्च से फेब, इस तरीके से आपका हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये एग्जांपल जो है, सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन ईच मंथ, ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया था, है ना? 255 और 250 आया था आंसर आपका, यहीं पे भी लिख सकते हो आप, इसके नीचे एग्जाम्पल का सॉल्व करने की जगह है ना। 20,000 इंटू, यहां लिखिए पेज नंबर 3 पे, पहला केस जब सैलरी होती है ड्यू लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ, पहला केस। लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, ये सेकंड केस है। चलिए, तो यहां पे क्या होगा? कुछ दिन तक सैलरी कितनी रही थी? 20,000, और फिर हो गई थी पच... अच्छा, ये 20 और 25 होना चाहिए कायदे से, 25 कर दीजिए इसको नीचे। तो यहां पे आपकी सैलरी 9 महीने चली थी, अप्रैल से मार्च तक, और जनवरी से बढ़ी थी, ऐसे ही तो था, जनवरी से बढ़ी थी ये। तो ये चली अप्रैल से दिसंबर, अप्रैल से दिसंबर होते हैं 12 महीने आपके पास में है, जनवरी फरवरी मार्च आप हटा दीजिए, 12 महीने टोटल होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च आप हटा देंगे तो कितने बचे? 9 महीने। तो 9 महीने तो चली ये, और ये कितनी चली रिमाइंडर? 3 महीने के लिए, अप्रैल से मार्च। तो ये हो जाएगा 180, लिख लीजिए वहां पे 180, और ये हो जाएगा 75,000, तो टोटल आपकी आ जाएगी 2,55,000। ये हमने कल कैलकुलेट किया था। इसी प्रकार इसको नीचे लेके आता हूं, और यहां पे हमें महीने हटाने पड़ेंगे। अब 20 जो सैलरी थी वो कितने महीने चली होगी? आप लेंगे मार्च से लेके फेब तक, तो जनवरी और फरवरी, जनवरी से सैलरी बढ़ी तो जनवरी और फरवरी की मिलेगी। 25 वाली सैलरी कितनी बार मिलेगी? 2 बार। और कॉन्सिक्वेंटली बाकी महीने क्या मिलेगी आपको? 20 की सैलरी। तो 20,000 इंटू 10, ये हो गया आपका 2 लाख और 50,000। चलिए, डन। तो ये कितना आ जाएगा? 2,50,000। ठीक है, चलिए। अब बात करते हैं ग्रेड सिस्टम की। इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, कुछ ऐसा लिखा गया है,
आपके एग्जाम्पल में 20,000 ग्रेड की बात कर रहा हूं, है ना? ग्रेड सिस्टम या चेन सिस्टम बोलते हैं इसको, ग्रेड सिस्टम बोलते हैं। आप जब भी कभी अपॉइंट होंगे किसी सैलरी में, या अगर गवर्नमेंट में अगर ऐसा होता है, आप किसी पे स्केल या किसी ग्रेड में सेलेक्ट होते हैं, ठीक है? तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी एक बेसिक सैलरी होगी, उधर से आप स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बेसिक सैलरी आपकी क्या होती जाएगी? इंक्रीज। अब उस इंक्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के शुरुआत में दी होती है सैलरी के। लिखा हुआ है 20,000, उसके बाद 4,000, फिर 28,000, फिर 6, फिर 46, फिर 8 और फिर 62। बताइए भाई इसका मतलब क्या है? समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? पारुल याद है कुछ? पढ़ा तो है ना तुमने? नहीं पढ़ा? चलिए कोई बात नहीं। देखिए बेसिकली है क्या, आपकी सैलरी 20,000 से आप ज्वाइन किए, ठीक है? जिस भी डेट पे ज्वाइन किए, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, वो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका चल रहा है जो इनकम टैक्स का प्रीवियस ईयर है, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है हमारा? अप्रैल 24 से मार्च 25। आपके सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार मिलेंगे। अभी क्या चल रहा है? फरवरी 25, है ना? तो मार्च 25, इसके बाद आप एग्जाम कब दोगे? जून में। आपको शुरुआत वाली क्लास देखनी होगी, थोड़ा सा शुरुआत वाली क्लास देखना आप, बेसिक्स की, तो आपको ये सब चीजें थोड़ा आसानी से समझ में आने लगेंगी। इस साल में हम क्या करते हैं? इनकम कमाते हैं, और उसके बाद जब आप एग्जाम देते हो, उसे हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। आपका पहला अटेम्प्ट कब है? जून में। फिर कब है? दिसंबर में, है ना? तो जून भी 25 के बाद आएगा, मार्च 25 के बाद आएगा, और दिसंबर 25 भी मार्च 25 के बाद आएगा। तो वो चल रहा होगा असेसमेंट ईयर, जिसमें हम कौन से प्रीवियस ईयर की बात कर रहे होंगे? अप्रैल 24 से मार्च 25 की। क्लियर हो गई बात? तो ये तो अलग है। इसके अलावा यहां पे जो अपने को देखना है वो क्या देखना है? ज्वाइनिंग डेट। आपको यहां क्या याद रखना है? ग्रेड सिस्टम के आगे लिख लो ज्वाइनिंग डेट इंपॉर्टेंट। ज्वाइनिंग डेट, ठीक है? अब ये मान लीजिए हो सकती है आपकी हो जाए 1 अगस्त, कोई भी साल की 1 अगस्त, ठीक है? तो अब आपकी ये सैलरी कैसे बढ़ेगी? 1 अगस्त पे आप ज्वाइन हुए 20,000 की सैलरी के साथ, 1 अगस्त पे ज्वाइन हुए 20,000 की सैलरी के साथ, 1 साल तक यही सैलरी चलेगी आपकी, 20 20 20 20 20। और उसके बाद जैसे ही आपका 1 अगस्त कौन सा होगा? एक्स एक्स की जगह हो जाएगा X1। 1 साल आगे बढ़ गए, तो आपकी सैलरी 4,000 से ऐड होके अब हो जाएगी 24। अब चलेगी 24 24 24 24 24, ठीक है? फिर साल खत्म होगा, फिर 4 बढ़ेगी, जब तक 28 नहीं हो जाएगी तब तक ये फॉलो होगा। तो ये एनुअल इंक्रीमेंट्स हैं, और ये क्या है? लिमिट्स। क्लियर? 20 में आप लगे, एनुअल इंक्रीमेंट आपका 4,000 का है, तो 20,000 पे आप 4 जोड़ेंगे, कब? साल की शुरुआत में ही नहीं, पहले आप 1 साल काम करेंगे कितने पे? 20 पे। फिर 1 साल काम करने के बाद नेक्स्ट ईयर आपका जब शुरू होगा, नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द ज्वाइनिंग डेट। ऐसा नहीं होगा 1 अगस्त को आपने ज्वाइन किया तो अप्रैल के बाद मार्च से नया साल हो गया, मार्च के बाद से अप्रैल नया साल हो गया। पर ये हमारा इसमें कंसर्न नहीं होता। हमारा कंसर्न होता है आपने काम करके 1 साल कब कंप्लीट किया है। ऑब्वियसली बात है, कल कोई मार्च में आ जाएगा अप्रैल से, फिर उसकी सैलरी तो इंक्रीज हो जाएगी। सही थोड़ी है? वो जब से आया उसको 1 साल अपना कंप्लीट करना है। क्लियर हो गई बात? तो आपकी ज्वाइनिंग डेट इंपॉर्टेंट होती है ग्रेड सिस्टम में, ठीक है? तो 1 साल आप काम करेंगे तो फिर 4,000 इंक्रीज हो जाएगी, तो हो जाएगी क्या? पहले क्या चल रही थी? 20। 1 साल चलेगी 20, फिर 4 का इंक्रीमेंट होगा तो अगले साल चलेगी, फिर 4 का इंक्रीमेंट होगा अगले साल चलेगी, 28,000 चलने तक इंक्रीमेंट एनुअल कितना होगा? 4,000। अब जब 28 हो गई तो अगला इंक्रीमेंट कितने का होगा? थर्ड ईयर में आप काम करेंगे 28 28 28 28 पे, ठीक है? फिर उसके बाद आपका अगले साल इंक्रीमेंट होगा 6 का, तो आपकी सैलरी हो जाएगी
28 प्लस 6 34। ठीक है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, और ये क्या है, मंथली। ठीक है, आपको ये समझना है, मंथली सैलरीज हैं ईयर 1 के अंदर, मंथली सैलरी है ईयर 1 के अंदर, ईयर 2 में, ईयर 3 में, ईयर 4। क्लियर हो गई? चलिए, अब ईयर 4 में आपकी मंथली सैलरी क्या आ रही है, 34। अब क्या होगा फिर, ईयर 5 में क्या आएगी, कितने का इंक्रीमेंट होगा, 6000 का। तो कितना हो जाएगा, उसके बाद अगले साल ईयर 6 में कितना होगा, पहुंच गए। अगला इंक्रीमेंट कब कितने का होगा, कितने का होगा, 8 का, 46 और 8, ऐसे चलता है। और आपके कंसीडर क्या की जाती है, ज्वाइनिंग डेट। 1 अगस्त को आपने ज्वाइन किया, तो फिर 1 अगस्त 21, 1 अगस्त 22, 1 अगस्त 23, 1 अगस्त 24, अप्रैल और मार्च का सिस्टम खत्म हो जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि आपकी कितनी सैलरी आपकी इस अप्रैल में पड़ रही है, इस प्रीवियस ईयर में पड़ रही है। कुछ आपकी एक सर्टेन नंबर ऑफ इनकम्स होंगी और कुछ आपकी रिमेनिंग इंक्रीज वाली होंगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल से थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा, मुद्दा समझ में आया, इजी है, कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है। ये कुछ नहीं है, जो छोटे नंबर आप ध्यान से देख लीजिए, बड़े नंबर तो आपकी सैलरी है और लिमिट्स हैं, और जो छोटे नंबर बीच में है वो क्या है, एनुअल इंक्रीमेंट, बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? चलिए, ठीक है, अब इसके बेस पे करते हैं एक एग्जाम्पल। नीचे ही दिया हुआ है, ये आपका पे स्केल है। ठीक है, और आपकी ज्वाइनिंग डेट है 1 जनवरी। क्या है ज्वाइनिंग डेट, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को आपने ज्वाइन किया, और ज्वाइनिंग डेट 1 जनवरी 2019 है ये। 1 जनवरी क्या है, 19। और करंट प्रीवियस सैलरी प्रीवियस ईयर का भी चल रहा है, हमारा अभी ईयर चल रहा है 24-25, आप इसको लेके चलिए 23-24। ठीक है, 23-24 के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। आपको ये समझना होगा कि अगर आप यहां पे गड़बड़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन शुरुआत से ही गलत हो जाएगा। अगर आपने सैलरी सही नहीं पकड़ी, आगे के तो हम जो प्रोविजन पढ़ने वाले हैं, पर इस सैलरी के बेसिस पे आगे बातें होंगी। तो अगर ये हमने गलत किया तो पूरा क्वेश्चन ऊपर से लेकर नीचे तक गलत होगा। समझ रहे हो? तो ध्यान रखेंगे इसके ऊपर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इतना भी नहीं, इसको हवा नहीं बनाएंगे। चलिए, तो अब इन्होंने एंटिसिपेट करने की कोशिश करी है कि कैसे चलेगा। आपने ज्वाइन किया 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को सैलरी क्या थी, ठीक है, 1 जनवरी को क्या थी 2019 को, 20,000। फिर ये आया होगा, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, और फिर नेक्स्ट ईयर। ये अपने पास में है। चलिए, अब इसको भी हटा लो। 19 में आपने ज्वाइन किया 20,000 पे, इसके बाद 20 में सैलरी क्या हो गई, 24,000। 21 में सैलरी क्या हो गई, 22 में, 23 में। हमें चाहिए क्या, अप्रैल 23 से मार्च 24। आवाज क्या बात की आ रही है ये, अच्छा, ठीक है। 1 जनवरी 19 को आपने ज्वाइन किया, मुझे सैलरी चाहिए अप्रैल 23 से मार्च 24। बताइए मेरा काम हो जाएगा क्या अभी, इससे हो जाएगा क्या काम, आप बताइए अनुश्री। 1 जनवरी 23 से अगले साल कितने बजे तक चलेगी ये, कब तक चलेगी, 2024 तक। आपको ये पकड़ना है इस साल की सैलरी, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के अंदर क्या सैलरी चल रही होगी। 1 जनवरी 23 को हालात क्या थे, 40 के। 1 जनवरी से ये चलेंगे अगले 12 महीने, पर हमारा साल कब शुरू होगा,
अप्रैल में। तो 3 महीने तो सैलरी चली 40 40 40, जो हमारे कंसिडरेशन में नहीं होगी। अप्रैल से इस महीना स्टार्ट होगा, अप्रैल से साल स्टार्ट होगा, तो यहां पे क्या सैलरी होगी 40, जो कि चलेगी कब तक, अप्रैल से दिसंबर तक, क्योंकि अगले 1 जनवरी 24 को क्या हो जाएगी 46। इन्हीं दोनों को कंसीडर करना है। सबसे पहला काम आपको इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है कि ये पे काम चलेगा मेरा, ठीक है। तो अप्रैल से आपकी डेट चेंज, जो सैलरी चेंज होने वाली है वो है 1 जनवरी को। तो दिसंबर तक की सैलरी क्या चलेगी आपकी 40,000। अब 40,000 चली आपकी अप्रैल से दिसंबर तक। नंबर ऑफ मंथ्स बताइए, 9, अभी तो निकाला था। 9 महीने, 9 महीने चली 40,000, और फिर 46 चली कितनी, आखिरी में करने कितने हैं 12 महीने, अंटिल उसने छोड़ा हो। तो 12 महीने, 3 महीने उसने क्या करे 46 पे। तो इसकी सैलरी पूरे साल की कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, 9 4 36, 3,60,000, 46 × 3 इज कितना, कैसे आएगा, ये तो 60 बताया आपने। 9 4 3 60, और 3 ये कितना आएगा 18, 498, इसकी सैलरी हुई 498। क्लियर हुई बात, समझ में आया। ये क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनुअल इंक्रीमेंट। सबसे पहले क्या, ये क्या है एनुअल इंक्रीमेंट। तो आप इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख लीजिए, और उसके बाद एक एक साल बढ़ाते जाइए। एक एक साल बढ़ाने के बाद यहां ध्यान से देख लीजिए, ये अप्रैल से मार्च नहीं है, ये ज्वाइनिंग डेट से साल चल रहा है। ज्वाइनिंग डेट इंपॉर्टेंट होती है इसमें, 1 जनवरी 19 से 20 21 22 23 24 25। 25 भी लिख लेता हूं मैं, पर जरूरत ही नहीं थी, 25 तक जा थोड़ी रहा हूं मैं। मुझे कौन से साल की चाहिए, मेरा अप्रैल 23 जब से पड़ जाए, उसके अलावा मार्च 24 तक। तो उसके अंदर मार्च 24 के अंदर 46 हो जाएगी, अप्रैल 23 में क्या चल रही होगी 40, वो मैंने निकाल लिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं। यही 3 4 लाइनों का है, और फिर हमें सोल्यूशन भी करना होगा। नोटबुक में लिख लो मेरे ख्याल से, लिखिए। एग्जाम्पल, अब जो हम लास्ट डे ऑफ फर्स्ट, लास्ट डे ऑफ लास्ट मंथ, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ और फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ वाला जो कंसेप्ट है, इसको इसके साथ में मिक्स करके फिर क्वेश्चन करेंगे। चलिए, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड एट अ, मिस्टर एक्स is employed at a salary structure of सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ 28,000 4,000, 28,000 4,000, 36,000, 8,000, 52,000, 10,000, 72,000। चलिए, he joined the company as on, he joined the company as on 1/10, 1/10 मतलब 1 अक्टूबर 2020 को इसने ज्वाइन किया। कैलकुलेट टैक्सेबल वैल्यू, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके सैलरी के क्वेश्चन का शुरुआती। इसका आगे कम इफेक्ट आएगा, पर आपका सवाल यहीं से शुरू होने वाला है। कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 23 24। इफ सैलरी फॉल्स ड्यू
salary falls due on last day of each month. Second, salary falls due on first day of next month. चलिए, ये आपका क्वेश्चन है. अलग है ना? पीछे वाले में यही थी क्या? 52 52 आ रहा है ना उसमें, 46 के बाद 62 हो रही है. यहां क्या हो रहा है? 36, 52, 72. लिख लीजिए क्वेश्चन को. लिख लिया? चलिए, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं. आपको क्या करना है? 1/10/2020 को इसने ज्वाइन किया. इंपॉर्टेंट क्या है? प्रीवियस ईयर या ये ज्वाइनिंग डेट? इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है? ज्वाइनिंग डेट. तो सबसे पहले ज्वाइनिंग डेट से निकालेंगे इसकी सैलरी बढ़ कितनी रही है. प्रीवियस ईयर क्या आ रहा है हमारा? 23-24. इस पे फोकस रखना है आपको, ठीक है? कई सारी चीजें दिख रही हैं बट आपको ध्यान रखना है बस. जिन चीजों पे ध्यान दिला रहा हूं उसी के ऊपर फोकस रखना है बस. इस पे फोकस रखो, इस पे फोकस रखो और इस पे फोकस रखो फॉर द टाइम बी. राइट? चलिए, तो इसने 1/10/2020 को ज्वाइन किया. 1/10/2020. तब क्या सैलरी चल रही होगी? कितने पे ज्वाइन किया होगा? 28,000. ठीक है. अब सैलरी कब चेंज होगी? नेक्स्ट ईयर कब? 1/10/2021. तब सैलरी कितने से इंक्रीज हो जाएगी? 4,000 से. तो अब कितनी हो गई? 32,000. अब अगले साल तक क्या चलती रहेगी? 32. अगले साल तक 32, 32, 32. अब ऐसे ही आप आगे बढ़िए. 1/10/2022 में हो जाएगी 4 बढ़ के 36. 36 आपका लिमिट है. अब इंक्रीज होने लगेगी कितनी? 8,000. चलिए आगे बढ़िए. 1/10/2023. अब ध्यान से, प्रीवियस ईयर क्या है हमारा? 23-24. तो अब हम अपने जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसमें पहुंच रहे हैं. 1/10/2023 को क्या चल रही थी सैलरी? 36 के बाद कितनी बढ़ेगी? 8. 36 और 8 कितना हो जाएगा? 44,000. 44,000. अब अगली कब इंक्रीज होगी? 1/10/2024. पर अब ये मेरे काम की आएगी क्या? सोचो. नहीं आएगी. इंक्रीज कितनी हो रही है? 8,000 से 52 तक. आप 1/10 से लेने लगेंगे 52,000. पर आपका प्रीवियस ईयर है क्या? 23-24. ये तो मार्च तक ही तो इंफॉर्मेशन चाहिए. मुझे मार्च तक की इंफॉर्मेशन चाहिए. अप्रैल की यहां से यहां तक जो चल रही होगी अप्रैल तक, और फिर उसके बाद यहां से जो मार्च तक चल रही होगी वो तो 44 ही होगी. तो काम की मेरी सैलरीज कौन सी होंगी? 44 और 36. इतनी बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ गया? नहीं आया? आपको कौन सा चाहिए? एक जनवरी 1 अक्टूबर 2022 से 1 अक्टूबर 23 तक क्या चल रहा है? ठीक है, 36,000. तो ये चल रहा होगा मार्च तक भी. मार्च 23 तक क्या चल रहा होगा? 36. अप्रैल में भी क्या चल रहा होगा? 36. अब जब तक अक्टूबर नहीं आएगा तब तक क्या चल रहा होगा? 36. और अक्टूबर से चेंज होके क्या हो जाएगी? 44. पर इसके मार्च तक ही खत्म हो जाएगा. तो मार्च में क्या खत्म हो जाएगी? 44. उसके बाद नेक्स्ट ईयर में होता रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है ना? रेलेवेंट ईयर है क्या मेरा? 23-24. तो 23-24 में क्या सैलरी चल रही है उसको आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है पहले.
वो प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चंस की तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्कैनर खरीद लेना, स्कैनर के क्वेश्चन करना। सैलरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सैलरी, पीजीबीपी और आईएफएचपी, हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो हो गया ये। अब सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन से आपकी ये होने वाले हैं साल, ठीक, कौन कौन सी सैलरी होने वाली है। अब केस नंबर 1, और सिंपल रखना है इसके अंदर, वापस बार बार दिमाग नहीं लगाना, आपने वो याद कर लिया क्या, नॉर्मल केस, लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो कौन सी वाली सैलरी होती है, कौन से वाले महीने लेने होते हैं, अप्रैल से मार्च, नॉर्मल केस। और फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ में कौन से महीने लेने होते हैं, मार्च टू फेब, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट केस में सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। लास्ट डे ऑफ ईच मंथ मतलब अप्रैल टू मार्च, अप्रैल 2023 से मार्च 2024, ये लेना है आपको। अब आप आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन सी सैलरी चल रही होंगी। अप्रैल 23 में, अप्रैल 23 से देखो 22 से चल रही होगी अगले अक्टूबर 23 तक, कौन सी, 36,000। तो अप्रैल में भी क्या चल रही होगी, लिखिए 36,000। अब महीने गिनिए, अक्टूबर से चेंज हो जाएगी, तो अप्रैल में रही, अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर में चेंज हो जाएगी, तो 6 महीने रही है, 6 महीने। अब अगर 6 महीने ये रही तो 12 महीने करने के लिए और महीने कितने करने पड़ेंगे, गिवन उसने छोड़ा नहीं है ना, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर उसने छोड़ा नहीं तो फिर 12 महीने अपने कंप्लीट करने के लिए 6 महीने और किए होंगे, और अगली सैलरी कौन सी थी, बस ऐड करके निकाल लीजिए इसको, 36 × 6 216, और ये आएगा 264, 2,16,000 और 2,64,000, टोटल कितना रहा, 480। आ गया, इसे लिखेंगे टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी आ गई आपकी 4,80,000। डन, लॉग इन कर लेना, किसी ने लॉग इन किया था, कर लिया था ना। केस नंबर 2, अब हमें क्या लेना है, सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो हमारे को महीने कौन से लेने हैं, अगेन और आसानी के लिए बता दूं, अप्रैल से 23 से तो नॉर्मल केस है, अगर सेकंड केस आता है तो एक एक महीना पीछे ले लो, बस इससे एक महीना पीछे तो क्या आएगा, मार्च 23, और इससे एक महीना पीछे, बस इसकी सैलरी निकाल के रख दीजिए। ये आपकी अब यहां से भी देख सकते हो, पहले तो आप कैलकुलेट ही करो, चलो ये तो शॉर्ट ट्रिक है, फिर आपको तब समझ में आएगी ये, जब आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो यूज करना है। मार्च 23, मार्च 23 के अंदर क्या वैल्यू चल रही थी, 36,000, यही तो चल रही थी। 22 से जब तक अक्टूबर 23 नहीं आया तब तक तो 36,000 ही चल रही थी। अब गिनिए महीने, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में चेंज हो जाएगी, तो कितने महीने हुए, 7, 36,000 इंटू 7, अच्छा जी, पहुंच रहे हैं हम भी वहां, 44,000 इंटू, अब देखिए पूरा साल करने के लिए कितने महीने चाहिए, पूरा साल कितने महीने का, 12 का, 7 महीने आप यहां ले चुके, तो बाकी बचे कितने, तो 36,000 इंटू 7 कितना, निकालिए कितना आ रहा है, 252, 2,52,000 और 2,20,000, 4,72,000। अगर आप इसे चुनेंगे गलत, अगर आप उसके बाद महीने गलत चुनेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, आपकी सैलरी ही गलत आएगी शुरुआत में, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। डरना नहीं है, पर हाँ उसकी इंपॉर्टेंस समझ के चलनी है। और एग्जामिनर के साथ में क्या होता है, शुरुआत में ही अगर गड़बड़ हो जाए ना तो आप आगे की कैलकुलेशन करते रहो, ठीक है, और बाद में मांगते रहना क्या, स्टेप के मार्क्स, ना वो सुनेगा ना आपके मार्क्स बढ़ेंगे, भेजते रहना कॉपी, कुछ नहीं होगा। कोशिश ये करो पहली बार में काम सही करने की, है ना, ठीक है, अपना, अपनी जो वीक पॉइंट है सामने वाले को देना ही क्यों, कोशिश ये करनी है पहले ही अपने को वन शॉट सही करके चलना है आंसर, ठीक है। चलिए, टैक्सेबल सैलरी 4,72,000 आ गई, ये समझ में आ गया आपको कंसेप्ट। चलिए अब आप समझो, अगला पॉइंट आता है अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स का। ये पहले एक बार आप फॉर्मेट बना लीजिए,
फॉर्मेट बनवा रहा हूं जिसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बनाइए फॉर्मेट, ये नहीं है उसके अंदर नोट्स में, ये फॉर्मेट आपको बनाना होगा। चलिए ड्रॉ कीजिए फॉर्मेट फॉर सॉल्विंग इनकम फ्रॉम सैलरी क्वेश्चंस। अब आप बोलोगे सर ये वाला फॉर्मेट फॉलो करना जरूरी है क्या? हाँ, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतने अभी समझदार नहीं हुए हैं कि आप रफली कोई कैलकुलेशन दिखा के आप सामने वाले को इंप्रेस कर लें। ठीक है, एक तरीका होता है, एक पर्टिकुलर तरीके से उसका कैलकुलेशन होके आएगा। किस चीज का एक सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है, उसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में आप लिखेंगे। कुछ सैलरी लिखेंगे, उसके अंदर कुछ अलाउंसेस होंगे जो अलाउंस माइनस हो जाएंगे, कुछ परक्विजिट माइनस हो जाएंगे। तो वो आप जब सीक्वेंस में फॉलो करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दोगे तो वो सीक्वेंस सही नहीं है। ठीक है, कल एक बच्चे ने मेरे से एक क्लास में पूछा था, मैं कॉस्टिंग में था, तो कहते कि सर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर जो है वो नीचे लिख देता हूँ, ओवरहेड ऊपर लिख देता हूँ। कभी आपने कैसा कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया? कभी ऐसे कभी भी नहीं बनाया होगा। डायरेक्ट खर्चे पहले जोड़े जाते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे बाद में जोड़े जाते हैं। ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट या हुआ करता था, है ना, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते थे हम। ट्रेडिंग अकाउंट होता था, उसके बाद P&L बनता था। पहले डायरेक्ट खर्चे जाते थे, फिर इनडायरेक्ट खर्चे जाते थे। ठीक है, तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो बेस्ट है आपके लिए। इसको फॉलो अगर आप नहीं करेंगे तो आपके क्या होंगे, उतने ही मार्क्स कम होते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलिए कोशिश करेंगे बार बार प्रैक्टिस करके, इसी की आदत डालनी है हमें। सोचना ही नहीं है कि इससे हम बच के चल सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा है, आधा पेज ले लो। फॉर्मेट फॉर सॉल्विंग सैलरी क्वेश्चंस। ठीक है जी, लिखेंगे नेम ऑफ द असेसी। असेसी कौन होता है? जिसका टैक्स निकाला जाता है। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। फॉर द असेसमेंट ईयर। दो हजार 25-26। जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे तब आप असेसमेंट ईयर में बैठे होंगे यही सोच के कि मैं आज जो बैठा हूं मैं किसी का टैक्स निकालने बैठा हूं या बैठी हूं, है ना। तो ये कारनामे सारे हो चुके हैं पिछले साल में, आज मैं उसका असेसमेंट करने बैठी हूं। तो वो आपका हमेशा क्या होगा, असेसमेंट ईयर होगा जिसमें आप एग्जाम दे रहे होंगे। एग्जाम आपका है जून में और दिसंबर में। जून 25 और दिसंबर 25। तो यहां पे क्या चल रहा होगा, असेसमेंट ईयर 25-26। इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। क्वेश्चन आपको हमेशा प्रीवियस ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए लिखिए पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। चलिए ये आपका फॉर्मेट है। इसमें सबसे पहले आएगा बेसिक सैलरी, एड अलाउंसेस, अच्छा प्लस बोनस एंड कमीशन। बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन, ये पार्ट माने जाते हैं सैलरी के। इसके बाद यही आपके टॉपिक्स भी हैं पढ़ने को, है ना। इसके बाद इसमें हम जोड़ते हैं एड अलाउंसेस
कुछ अमाउंट आएगा, लेस एग्जेम्पशन, लेस एग्जेम्पशन, चलिए बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन, इन सबको आपने जोड़ा, कुछ टोटल आपके पास में आया होगा। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि बस पैसे आए ये। अब इसके बाद अलाउंसेस जुड़े और इसमें से इसकी एग्जाम्पशन माइनस हुई, तो आपके पास में आया एक छोटा नंबर अलाउंसेस का, टैक्सेबल अलाउंसेस का। अब इसमें हम ऐड करेंगे परक्विजिट्स, इसमें से भी माइनस करेंगे क्या, एग्जाम्पशन। थोड़ा खुला खुला बना रहा हूं ताकि ऐसे घिचपिच ना लगे, बस चीजें बहुत हैं। अलाउंसेस एग्जाम्पशन, परक्विजिट्स एग्जाम्पशन, ऐड रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अच्छा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हर साल मिलेंगे या जब आप रिटायर होंगे तब मिलेंगे? हाँ, हर साल का नहीं है ये जब आदमी रिटायर होगा तब मिलेगा उसे। ठीक है, इसमें से भी कुछ एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अच्छा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मान लीजिए कुछ दिए गए, है ना, तो क्या उसमें से एग्जाम्पशन ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। एक आदमी बुढ़ा रहा है, कल उसकी अब सैलरी उसको नहीं मिलेगी, तो उसने जीवन भर कुछ अमाउंट इकट्ठा किया होगा अपने, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। आज उसका फ्यूचर जो है आ गया है, सैलरी का एम्प्लॉयमेंट हो गया खत्म। अब जो उसने सारा पैसा जोड़ा हुआ है, अगर तुम उस पर अब टैक्स लगाने लगोगे तो उसके पास तो अब खर्चने के लिए वैल्यू कम होने लगेगी, सैलरी कमाने का तो अब उसके पास रहेगा नहीं ना जरिया, तो इसलिए एग्जाम्पशन ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए उसे। हाँ, टैक्स कम लगना चाहिए। इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स को अगर हम इस साल पे देंगे, उसका जोड़ा हुआ सारा पीएफ का पैसा, उसका सारा जोड़ा हुआ ग्रेचुटी का पैसा, उसका सारा जोड़ा हुआ पेंशन का पैसा, उसका जो एग्जाम्पशन होगा वो मैक्स टू मैक्स देने की कोशिश करते हैं ताकि वो पूरा ही अमाउंट क्या हो जाए, उसके पास चला जाए, टैक्स होके टैक्सेबल सैलरी की तरफ ना जाना पड़े उसे। क्लियर हो गई बात? ये हो गया। आगे लिखिए। ये सब करने के बाद आपके पास में एक नंबर आता है जिसे बोलते हैं ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके बाद एक नंबर आता है जिसे बोलते हैं ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। चलिए, लेस, इसमें से डिडक्शन होते हैं तीन, लेस डिडक्शन इसमें माइनस होते हैं तीन, अंडर सेक्शन 16, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, जिसमें आते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a), 16(2), 16(3). पहला आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन। आपने सुनी होगी आजकल इसकी चर्चा, सुनिए, नया नया बजट आया था अभी, क्या बात हो रही थी उस बारे में? चलो बताता हूं अभी। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट अलाउंस।
ठीक है, आ जाएगा वो बाकी। और प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स। इसके बाद कैलकुलेट होके आता है नेट इनकम फ्रॉम सैलरी। चलिए, ठीक है, यही हमारे पढ़ने के टॉपिक्स भी रहने वाले हैं। धीरे धीरे हम शुरू करेंगे अलाउंसेस, परक्विजिट्स, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और फिर हमें 3 डिडक्शन पढ़ने हैं। ये डिडक्शन हट जाएंगे तो उसके बाद फिर आ जाएगी नेट इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, अब अलाउंसेस और परक्विजिट्स के अंदर क्या फर्क होता है? दो बातें लिखी हैं, अलाउंसेस और परक्विजिट्स, इनके बारे में क्या फर्क होता है बताइए। पढ़ा हुआ है आपने पारुल? हम्म, वो सही बोल रहे हैं, बोलो बोलो। जैसे कल पारुल का बच्चा होगा, कोई बेबी होगा, है ना, तो ये कहीं पे जॉब कर रही होंगी, ठीक है, तो इनके जो एम्प्लॉयर हैं अगर इनको पैसा दें, किस चीज का? इनके बच्चे की पढ़ाई का। क्या दें? अगर पैसा दें, बच्चे की पढ़ाई का पैसा दें, तो क्या मिलेगा? अलाउंसेस। उसे क्या बोलेंगे? चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंस। पर मान लीजिए ये किसी स्कूल में ही काम करती हैं और वो एम्प्लॉयर इनके बच्चे को फ्री में पढ़ा दे, तो आप क्या दे रहे हैं? वो पैसा दे रहे हैं या सीधे फैसिलिटी दे रहे हैं? जब फैसिलिटी मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? परक्विजिट्स। जब पैसा मिलता है तो क्या मिलते हैं? समझ में आया? अब तो नहीं भूलोगी, जानबूझ के तुम्हारे बेबी कराया था। ठीक है, देखो पढ़ लो इसको। अलाउंसेज आर मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर स्पेसिफिक पर्पस। क्या बोला? मॉनेटरी बेनिफिट। मॉनेटरी बेनिफिट को अंडरलाइन कीजिए। अलाउंस मतलब मॉनेटरी बेनिफिट, और कल भी तुमने एक बात बोली थी, अलाउंस मतलब वेतन। अलाउंस मतलब वेतन नहीं, वेतन तो होता है क्या? सैलरी। हाँ, सैलरी होती है वेतन, और अलाउंस होता है भत्ता। हाँ, वेजेस होती है दिहाड़ी। अलाउंस, ये आपका वेतन कैलकुलेट हो रहा है, उसके बीच में आपको मिलता है क्या? भत्ता। ठीक है, और परक्विजिट होती है एक तरीके से फैसिलिटी। फैसिलिटी, और ध्यान देंगे उसके अंदर फैसिलिटी जो होती है वो यूजुअली क्या होती है? एग्जेम्पशन जो उसके अंदर मिलेगी आपको, यहां क्या होगा? जिस भी तरीके की फैसिलिटी मिल रही है, आपका एम्प्लॉयर भी वही होगा तकरीबन। अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है तो ये एम्प्लॉयर कौन होगा? हॉस्पिटल। अगर आप को एडुकेशन की फैसिलिटी मिल रही है तो कौन हो गया आपको? स्कूल। अगर आपके घर में पाइप गैस कनेक्शन दिया जा रहा है ना, तो आपकी कंपनी कौन होगी? ऑयल कॉर्पोरेशन, गैस कॉर्पोरेशन, इस तरीके से। ठीक है, तो वो सीधे ही आपको ये दे दे फैसिलिटी, तो क्या होगी? फैसिलिटी, या उसको बोलेंगे परक्विजिट्स। उनको हम अलग से पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे अलाउंसेस। जब आदमी सीधे सीधे अपने को नहीं दे सकता कोई फैसिलिटी, तो वो फिर क्या देता है? उसके लिए भत्ता, कि भाई ठीक है मैं आपको फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा सकता, तो आप क्या ले लीजिए? कुछ पैसा। ऐसा क्यों होता है? ताकि आप अपना जो फुल 6 से 8 घंटा 10 घंटा है वो बिना किसी टेंशन के काम कर सकें। अगर आप अपनी सब फैसिलिटी ही जुगाड़ने में लगे रहेंगे तो काम कब करेंगे? तो फिर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको रहने का, आपके बच्चे जो है सही स्कूल में पढ़े उसके लिए अलाउंस आपको दे, आप घर से यहाँ आए, यहाँ से वापस जाएं, उसका भी आपको पेट्रोल का पैसा दें, यहाँ ऑफिस आने के बाद आपको विद इन शहर घुमाऊं, उसका भी पैसा दूं, आपको ऑफिस के काम से यहाँ से बाहर भेजूं तो उसके लिए भी आपको पैसा दूं, तो वो सारे किस में काउंट होते हैं? अलाउंसेस में। पर अगर आपको यहाँ पे गाड़ी ही दे दी कि लो जी गाड़ी लो, पेट्रोल डलाना और उसके बाद इसको घुमाते रहना शहर के काम के लिए, है ना, अब ऐसा नहीं सोचो कि गाड़ी आपको मिलेगी बड़े आदमी, ड्राइवर को भी मिल सकती है गाड़ी तो,
है ना? तो वो क्या होती है उसकी फैसिलिटी, परक्विजिट। क्लियर हो गई बात? कुछ असली उसके लिए यूज होगा ऑफिस पर्पस के लिए, कुछ आपके पर्सनल पर्पस के लिए यूज होगा। ऑफिस पर्पस आपके लिए एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, पर्सनल के लिए चलाओगे ऑफिस की गाड़ी तो वो बिल्कुल भी टैक्स एग्जेम्प्ट आपका नहीं होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में? थोड़ा सा आगे पढ़ के आना, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत?